प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी के प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन पेपर के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम सत्र यानी टर्म 1 में हिंदी का प्रश्न पत्र कैसा होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के लिए कितने अंक निर्धारित होंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। यह प्रश्न पत्र जिस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं, यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई के द्वारा यह जारी प्रश्न पत्र है। सीबीएसई ने इस प्रश्न पत्र को अपने वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया है। तो हम इस प्रश्न पत्र पर विचार करते हैं, समझते हैं कि इसमें कितने प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के लिए कितने अंक निर्धारित हैं। तो प्रथम सत्र प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, नमूने का प्रश्न पत्र है यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जो 2021-22 के लिए है। हिंदी पाठ्यक्रम यानी हिंदी कोर्स ए है ये। इसका कोड है 002002, कक्षा 10वीं। निर्धारित समय है 90 मिनट, यानी इस प्रश्न पत्र के लिए 90 मिनट निर्धारित है, यानी आप जो परीक्षा देंगे 90 मिनट ही परीक्षा दे पाएंगे। अधिकतम अंक 40 है। जैसा मैंने अपने एक वीडियो में पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो जो मैंने बनाया था, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि प्रथम सत्र में 40 अंक के लिखित परीक्षा होंगे और 10 अंक जो होगा वह विषय शिक्षकों के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के तौर पर दिए जाएंगे। तो इस तरह से 40 लिखित परीक्षा और 10 आंतरिक परीक्षा के अंक। तो 40 लिखित परीक्षा के अंक और 10 आंतरिक परीक्षा के अंक, इस तरह से कुल 50 अंक प्रथम सत्र के लिए निर्धारित है, यानी टर्म 1 के लिए निर्धारित है। अब यह जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें सामान्य निर्देश रहेगा। इस निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड क, खंड ख और खंड ग, यानी 3 खंड रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, इसमें 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों में उपप्रश्न दिए गए हैं। जो प्रश्न 10 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों में उपप्रश्न दिए गए हैं और उन उपप्रश्नों में भी के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से हमें सही विकल्प को चुनना है, आपको सही विकल्प को चुनना है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जो निर्देश दिए गए हैं प्रश्न पत्र में, उन निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और उस निर्देश के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड क में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 10 प्रश्न के उत्तर दीजिए। जैसा मैंने आपको पहले बतलाया था, जो हम पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा किए थे, कि खंड क जो है ना, वो अपठित बोध से संबंधित प्रश्न वाला खंड है। इस खंड में अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न गद्यांश से होंगे और 5 प्रश्न पद्यांश से होंगे, जिन्हें आपको देना है। यहाँ गद्यांश से 2 गद्यांश होंगे, 5-5 प्रश्न वाले, उनमें से किसी एक गद्यांश का उत्तर देना है। इस तरह पद्यांश भी 5-5 प्रश्न के होंगे, किसी एक पद्यांश का उत्तर देना है। तो 2 गद्यांश के 5-5 10 हो गए और 2 पद्यांश के 5-5 10 हो गए। तो 10-10 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उनमें से आपको 5 गद्यांश का प्रश्न देना है और 5 पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस तरह से 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। खंड ख में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 16 प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए। तो यह जो खंड ख है, यह व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित इसमें प्रश्न दिए गए हैं। जो आपने व्याकरण से संबंधित ज्ञान अर्जन किया है, जैसे कि रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस, इन्हीं से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसमें
जो आपके 4 आपने विषय पढ़ा हुआ है, जैसे रचना के आधार पर वाक्य भेद, इनसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वाच्य से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद परिचय से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 के उत्तर देने हैं। और रस से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 के उत्तर देने हैं। तो इस तरह से खंड ख में कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 विषय से 5-5 अंक के प्रश्न, यानी 5-5 प्रश्न, यानी कुल 20 प्रश्न। लेकिन आपको सभी से 4-4 के उत्तर देने हैं। इस तरह से आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये जो 16 प्रश्न हैं 1-1 अंक वाले हैं, यानी 16 अंक के प्रश्न हुए। खंड ग में कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये जो खंड ग है वह पाठ्य पुस्तक क्षितिज से आधारित है। क्षितिज के अंतर्गत चाहे वह गद्य हो या पद्य हो, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। और गद्य से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और पद्य से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी के लिए 1 अंक होगा, यानी 14 प्रश्न 14 अंकों का होगा। और खंड ग के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जो 14 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 14 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सभी उत्तर वाले गोले को भली प्रकार से केवल नीली या काली स्याही वाले बॉल पॉइंट पेन से ही OMR शीट में भरें। आपको इसके उत्तर के लिए OMR शीट दी जाएगी। आपको उस OMR शीट में ही, आपको पता है OMR शीट में गोले बने होते हैं, तो आपको अपने उत्तर के हिसाब से वहाँ गोले को नीली या काली स्याही वाले बॉल पॉइंट पेन से ही आपको भली प्रकार गोला लगाना है, उसको काला करना है, जिससे पता चल जाए कि आप अमुक प्रश्न के लिए अमुक उत्तर को सही मान रहे हैं और आप वहाँ गोला लगा रहे हैं। आप जो गोला लगाएंगे उसी गोले को आपके निर्धारित प्रश्न के उत्तर के रूप में स्वीकार किया जाएगा, यानी वो गोला ही आपका उत्तर माना जाएगा। इसलिए जो गोला आप लगाएंगे वो भली प्रकार विचार करके सोच समझ कर लगाएंगे कि आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर है, और जो सही उत्तर है उसी सही उत्तर वाले ही गोले में आपको उस गोले को काला करना है। तो अब खंड क देखते हैं, जो अपठित गद्यांश है, अनसीन पैसेज है। तो इसमें सबसे पहले गद्यांश दिया गया है। 2 गद्यांश दिए गए हैं, एक गद्यांश है और दूसरा अथवा करके दूसरा गद्यांश है। आपको दोनों गद्यांश को भली भांति पढ़ना है। इसके बाद जो गद्यांश आपको सही लगे, जिसे आप सही ढंग से समझ सकें और जिसका उत्तर देना चाहें, उसी गद्यांश का आपको उत्तर देना है। और जब आप उत्तर देंगे तो उत्तर के रूप में जो OMR शीट में जो गोले बने होंगे उनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसी के हिसाब से उस गोले को भरेंगे। नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 5 प्रश्न दिए गए हैं, 1-1 अंक वाले हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 1 × 5 दिया हुआ है बराबर 5, यानी 5 अंकों का ये प्रश्न है, 1-1 अंक का 1-1 प्रश्न है। अब हम अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है। किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों, अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए,
खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए। उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित करना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। तो बच्चों, यह हुआ गद्यांश। अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, यानी 5 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प सही है और 3 गलत है। कुछ विकल्प ऐसे लगेंगे जो सही जान पड़ेंगे, यानी 2-3 विकल्प सही जान पड़ेंगे, लेकिन हमें उनमें से सर्वोत्तम विकल्प को चुनना होगा। प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। क विकल्प है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। ख, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। ग, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। घ, बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। तो यहाँ ग जो विकल्प है वो सही उत्तर है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है, ऐसी सोच है, ऐसा सभी सोचते हैं। सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, तो इसमें ग विकल्प सही है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता हुआ देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। क है, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हम जागरूक बनना नहीं चाहते, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते। और घ है, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। तो इसका उत्तर होगा, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। इसका उत्तर घ है, क्योंकि हम संवेदना शून्य हैं, इसीलिए हम बाल श्रमिकों को काम करता हुआ देखकर भी उनके विषय में सोच नहीं पाते। तो यहाँ घ सही उत्तर है। इसके बाद है, गद्यांश के आधार पर, तीसरा प्रश्न, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। क विकल्प, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। ख, बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। घ, बाल श्रम के कारण बच्चों को घर में ही रहना पड़ता है। और घ, बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर होगा क, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। बच्चे अपने बचपन का आनंद नहीं ले पाते, बचपन में उन्हें काम करना पड़ता है। तो इस तरह से बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है, यह सही उत्तर है। इसके बाद चौथा है, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। विकल्प है, क, जागरूकता का अभाव, ख, निर्धनता और भुखमरी, ग, शिक्षा का अभाव और घ, लोगों की मनोवृत्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ख, निर्धनता और भुखमरी। निर्धनता के कारण और भुखमरी के कारण ही बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि परिवार में निर्धनता और भुखमरी होती है, इसलिए परिवार के सदस्य भी चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जाएं और कुछ कमा कर लाएं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ख, निर्धनता और भुखमरी। बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है। क, बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। ख, लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। ग, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। और घ है, बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा घ, बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है, क्योंकि बालक ही देश के भविष्य होते हैं। जब वे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और केवल बचपन में ही कमाने लगेंगे तो इनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और इनके साथ ही देश का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि बालक देश के भविष्य होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने
प्रश्न 1 का गद्यांश देखा, अब अथवा के रूप में फिर एक गद्यांश दिया जाएगा और इसके भी 5 प्रश्न होंगे। तो आप या तो पहला गद्यांश कर सकते हैं या इस दूसरे गद्यांश को भी आप कर सकते हैं, यानी 2 गद्यांश में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सहज जान पड़े, जिसका उत्तर आप सही सही दे सकें, उसी गद्यांश को आपको करना है। तो अब अथवा भी हम समझ लेते हैं। निस्संदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ हैं। निस्संदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ हैं, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नज़रअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफ़ी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा था। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर ही काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है, तो ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शहरी और ग्रामीण शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं। इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। तो बच्चों, यहाँ नारी सशक्तिकरण के विषय में बताया गया है। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। क है, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, वे आत्मनिर्भर थीं। ग, वे अपने निर्णय में सक्षम थीं, वे शिक्षित थीं। तो इसका उत्तर होगा क, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, इसीलिए तो सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। क, गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराना। ख, सड़कें बनवाना। ग, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध करना। और घ है, शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो घ इसका सही उत्तर है, शिक्षा का प्रचार प्रसार, क्योंकि हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो ग्रामीण भी शिक्षित होंगे और उनके सोच में भी परिवर्तन हो सकता है। तो उनके सोच में, ग्रामीणों की सोच में परिवर्तन के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज की किस सोच का परिणाम है। क है पुरातन, ख है सकारात्मक, ग है नकारात्मक और घ है संकीर्ण। तो इसमें जो ख है यह सही उत्तर है। ख यानी सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये जो सकारात्मक है यह सही है, क्योंकि लोगों की सोच सकारात्मक हो गई है, इसलिए वे अब बेटियों को बोझ नहीं समझते। चौथा प्रश्न, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया। तो क है वित्तीय निर्भरता समाप्त। ख, आर्थिक स्थिति में दुर्बलता। ग, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता। और घ है वित्तीय ऋण से मुक्ति। तो इसमें ग जो है वो सही उत्तर है, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, यानी महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति
सुदृढ़ हो गई, आर्थिक स्थिति बदल गई। तो आर्थिक स्थिति में ये जो सुदृढ़ता, जो बदलाव आई है, यह बदलाव महिला सशक्तिकरण के कारण ही है। 5वां है, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? तो इसके उत्तर के रूप में है क, हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं। नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। तीसरा है ग, हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनती हैं। और घ है नहीं, उनका भयमुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। तो यह इसका सही उत्तर है, घ इसका सही उत्तर है। क्योंकि नारी सशक्तिकरण से क्या होगा, महिलाएं भयमुक्त होंगी, प्रतिबंधों से वे मुक्त भी होंगी। तो इस तरह से घ जो है वो सही उत्तर है। तो इस प्रकार से 2 गद्यांश दिया गया, उसमें से किसी एक गद्यांश को आपको करना है और उस गद्यांश के जो 5 प्रश्न हैं उन 5 प्रश्नों को करना है। तो गद्यांश 5 प्रश्न के हो गए, यानी 5 गद्यांश आप करेंगे 5 अंकों के। अब दूसरा प्रश्न जो है वह है काव्यांश से, यानी अपठित काव्यांश से आधारित। नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यह जो काव्यांश है, ये भी 2 काव्यांश दिए जाएंगे, पहला काव्यांश और अथवा के रूप में दूसरा काव्यांश। दोनों काव्यांशों में 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे। इन प्रश्नों का अंक होगा 1-1, यानी 5 प्रश्न के लिए 5 अंक। तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक भी होंगे। तो आपको किसी एक काव्यांश को करना है और एक काव्यांश करेंगे तो 5 प्रश्न के उत्तर देंगे और 5 अंक आपके लिए निर्धारित होंगे। तो इस तरह से अपठित बोध 10 अंकों का होगा और आपको 10 अंक करने होंगे। कविता है यह, कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आप इन्हें पढ़ें और समझें। देश के आज़ाद होने पर बिता लंबी अवधि, अब असह्य इस दर्द से है धमनियां फटने लगी। व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए हो गया हूँ और जर्जर बोझ ढोकर थक गया। अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको, अरे 2 लकड़ियां भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों से। वन कहाँ हैं जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही। काट डाले जा रहे हैं मानवों के बंधु तरुवर, काट डाले जा रहे हैं मानवों के बंधु तरुवर। फूल से फल से दलों से मूल से तरुछाल से सर्वस्व देकर जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते सदा। कट रहे हैं ये सभी वन, पर्वतों की दिव्य शोभा है निरंतर हो रही विद्रुप। ऋतुएं रो रही गगनचुंबी वन सदा, जिनके हृदय से फूटते झरने नदी बहती सुशीतल नीर की। हर पहर नित चहकते हैं कूकते रहते विहग, फूल पृथ्वी का सहज श्रृंगार करते हैं जहाँ। यहाँ वन के विषय में बताया गया, वन के महत्व को बतलाया गया है। तो इस कविता को आपने अच्छी तरह से पढ़ा, अच्छी तरह से समझा। इस कविता को समझने के बाद अब इस कविता से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो 4 विकल्प दिए गए हैं सही विकल्प को चुनना है। तो पहला प्रश्न है, अब असह्य इस दर्द से में असह्य दर्द का कारण क्या है? क, आज़ादी के बाद लंबी अवधि बिता देना। ख, खेतों में कड़ी मेहनत करना। ग, वनों का न रहना। और घ, जर्जर हो जाना। तो यहाँ इसका उत्तर होगा ग, क्योंकि वन के विषय में कहा गया है। तो वनों का न रहना, जो असह्य दर्द का कारण क्या है? वनों का न रहना। दूसरा प्रश्न है, जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, कथन से क्या तात्पर्य है? उत्तर के रूप में है क, हिंसा बढ़ना। ख, सामाजिक क्रांति होना। ग, युद्ध का अवसर आना। घ, पेड़ों को काट कर भी तृप्त न होना। तो इसका उत्तर है घ, पेड़ों को काट कर भी तृप्त न होना। यानी जो ये कुल्हाड़े हैं वे पेड़ों को काट रहे हैं फिर भी तृप्त नहीं हो रहे हैं और पेड़ों को काटते ही जा रहे हैं, वनों को नष्ट करते ही जा रहे हैं। तो ये जो कुल्हाड़े हैं इनकी तृषा बढ़ रही है क्योंकि वे पेड़ों को काट कर भी तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने का कारण है? विकल्प के रूप में क है, वन काटे जा रहे हैं। ख, वर्षा के अभाव में वनों का सूखना। ग, वन महोत्सव
और घ है मुनाफा खोरी। तो उत्तर के रूप में है वन काटे जा रहे हैं। क, इसका उत्तर है क, वन काटे जा रहे हैं। चौथा प्रश्न है पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? मानव बंधु यानी मानव का मित्र, मनुष्य का मित्र। तो पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? क है मानव पेड़ों का व्यापार करता है। ख, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं। ग, पेड़ हमें ईंधन देते हैं। घ, मानव पेड़ों का रक्षक है। तो इसमें से उत्तर होगा ख, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, इसीलिए वे मानव के बंधु हैं, मानव के मित्र हैं। पेड़ों से मनुष्य को अत्यधिक लाभ है। तो इसका उत्तर हुआ ख। पांचवा है इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? ये जो कविता है, इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? किसके लिए प्रेरित किया जा रहा है? तो क है स्वच्छता की, ख स्वार्थी बनने की, ग वन कटाई की और घ वन संरक्षण की। तो ये कविता वन के ऊपर आधारित है। वन को हम नष्ट किए जा रहे हैं, उससे हमें नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इस कविता में प्रेरणा दी गई है घ वन संरक्षण की। इसका उत्तर होगा घ, यानी हमें वन को बचाना है, वन की रक्षा करनी है। तो इस तरह से पहली कविता हो गई अथवा के रूप में। फिर दूसरी कविता दी गई, दूसरी कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई, यानी कि दूसरा काव्यांश या पद्यांश दिया गया है। तो यह पद्यांश है मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तो इस कविता में उन्होंने अपने बचपन को अपनी बिटिया में पाया है। बिटिया के व्यवहार में, उसकी क्रियाकलाप में वे अपने बचपन को देख रही हैं। तो यहाँ बचपन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवयित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया। क है सहेली के रूप में, ख अपनी बिटिया के रूप में, ग बचपन की मधुर स्मृति के रूप में और घ माँ के रूप में। तो चूंकि बिटिया के हाव भाव से कवयित्री अपने बचपन को पा रही हैं, तो यहाँ उत्तर होगा ख अपनी बिटिया के रूप में। दूसरा प्रश्न कवयित्री वर्षों से किसे खोज रही थी? कवयित्री वर्षों से किसे खोज रही थी? क है अपनी बेटी को, ख बचपन की सहेली को, ग अपनों के साहचर्य को और घ अपने बचपन को। तो इसका उत्तर होगा घ अपने बचपन को। वर्षों से अपने बचपन को ही खोज रही थी, जो उनकी बिटिया के रूप में उन्हें मिला। तीसरा है कवयित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था? वह किस कारण अपने आप को विजयी महसूस कर रही थी? तो क है माँ को संग खेलते देखकर, ख माँ के संग मिट्टी में खेलने के कारण, ग माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण और घ माँ को प्रसन्न देखकर। तो उत्तर होगा ग माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। बिटिया माँ को मिट्टी खिलाने आई है, खुद मिट्टी खाई हुई है और साथ में वह माँ को भी मिट्टी खिलाने के लिए मिट्टी लेकर आई है। तो इसीलिए वह विजय गर्व से पुलकित हो रही है, क्योंकि वो माँ को भी मिट्टी खिला लेगी, ऐसी उसकी सोच है। इसलिए इसका उत्तर होगा ग। चौथा प्रश्न मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी? क उसका शरीर धूल धूसरित था और आंखों में डर था।
ख उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था, उसकी भोली आंखों से उत्सुकता झलक रही थी। ग उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी। और घ उसकी छवि मनमोहक और आकर्षक थी। तो इसका उत्तर होगा ख उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता झलक रही थी, क्योंकि वो माँ को मिट्टी खिलाने आई थी, इसलिए खुश हो रही थी कि वो माँ को मिट्टी खिला देगी। और माँ मिट्टी क्या खाएगी, इस बात के लिए उसकी आंखों में उत्सुकता भी थी कि क्या माँ उसकी लाई हुई मिट्टी खाएगी। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा ख। आपको जो भी प्रश्न का उत्तर देना है उसे तर्क के साथ आपको देना होगा, समझना होगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। जो उत्तर आप देने जा रहे हैं वह तर्क की कसौटी पर कसा होना चाहिए, यानी आपको भली प्रकार जान लेना चाहिए कि आपके प्रश्न का उत्तर यही है, यही ही होगा, कोई अन्य नहीं हो सकता। तब जाके आप सही प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, तभी आप प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। पांचवा है, बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ। क माँ ने पूछा यह क्या लाई हो, और बेटी बोल उठी माँ काओ। ख माँ ने पूछा मिट्टी क्यों खा रही हो, और बेटी बोल उठी माँ तुम भी खाओ। ग माँ ने पूछा क्या खेल रही हो, और बेटी बोल उठी माँ आओ तुम भी खेलो। घ माँ ने पूछा हाथ में क्या लाई हो, और बेटी बोल उठी माँ तुम्हारे लिए मिट्टी लाई हूँ। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा क इसका उत्तर होगा, क्योंकि माँ ने पूछा यह क्या लाई हो और बेटी बोल उठी माँ काओ, यानी तुतलाती हुई बोल उठी। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही है, छोटी सी बच्ची है, तो तुतला कर बोल रही है कि माँ काओ। तो यह जो क है यह सही उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, यह खंड ख व्यावहारिक व्याकरण है। व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ 20 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आपको सभी प्रश्नों के 4-4 ही उत्तर देने हैं। इस तरह से यहाँ 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। तो पहला रचना के आधार पर वाक्य भेद से प्रश्न है। प्रश्न 3, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद बतलाइए। तो क है सरल वाक्य, ख मिश्र वाक्य, ग संयुक्त वाक्य और घ है साधारण वाक्य। तो इसमें ग है संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ और लगा हुआ है और योजक शब्द लगा हुआ है। बादल घिर आए एक सरल वाक्य है, वर्षा होने लगी दूसरा सरल वाक्य, इसको और से जोड़ दिया गया है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अवनी आई और पढ़ने लगी। ख बच्चे दूध पीकर सो गए। ग अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं। और घ है जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो इसका उत्तर होगा घ, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। यही मिश्र वाक्य है। और बाकी क्या है, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य है। तीसरा प्रश्न हुआ, आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, यानी इसमें 2 वाक्य दिया गया है, इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। तो क है आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। ख जब आनंद 4 दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। ग आनंद 4 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया। और घ आनंद जब 4 दिन गांव में रहा तो वह सबका प्रिय हो गया। इसका उत्तर होगा क, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। आनंद 4 दिन गांव में रहा, सबका प्रिय हो गया, इसे और से जोड़ दिया गया है, इसे और से जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। चौथा है, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। बच्चों, जैसा मैंने आपको बतलाया था रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत और पदबंध के अंतर्गत, कि रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत पदबंध से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ एक प्रश्न पदबंध से संबंधित पूछ लिया गया है और पूछा ही जाएगा। जो आप प्रश्न पत्र से परीक्षा देंगे तो उसमें भी पूछा जाएगा।
तो एक पदबंध से संबंधित प्रश्न आएगा ही। तो यहाँ वह प्रश्न है जो पदबंध से संबंधित यहाँ पूछा गया है, इस प्रश्न पत्र में पूछा गया है। चौथा प्रश्न है, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी? रेखांकित उपवाक्य का भेद है। तो यहाँ जो उपवाक्य है, जो कल खरीदी थी, रेखांकित है, अंडरलाइन है, इसे बताना है कि यह उपवाक्य का कौन सा भेद है। तो क है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ख सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, ग क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य और घ है विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इसका उत्तर होगा घ विशेषण आश्रित उपवाक्य। पूछा गया ना वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी, वह पुस्तक कहाँ है, यानी वह पुस्तक कहाँ है, उसकी क्या विशेषता है, जो कल खरीदी थी। जो कल खरीदी थी वह पुस्तक कहाँ है, इसकी विशेषता है, इसलिए जो कल खरीदी थी यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यदि आपको उपवाक्य को समझना है, पदबंध को समझना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पदबंध संबंधित लिंक दे दिया है। तो आप उस लिंक को खोलकर, उस लिंक को ओपन कर आप पदबंध को भी भली भांति समझ सकते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। इसमें जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपको सरल वाक्य को चुनना है कि कौन सा सरल वाक्य है। क है जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, यह तो मिश्र वाक्य है, आपको पता ही है। ख वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, यह संयुक्त वाक्य है, यह भी आप भली भांति जानते ही हैं। ग है वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, यही सरल वाक्य है, यह सरल वाक्य है, यानी ग सरल वाक्य है, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। घ जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, यह भी मिश्र वाक्य है, तो सरल वाक्य है ग वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, तो यह सरल वाक्य है। व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत चौथा प्रश्न वाच्य से संबंधित है। इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। वाक्य दिया हुआ है, पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, यह कौन सा वाच्य है? तो क है कर्तृवाच्य, ख भाववाच्य, ग कर्मवाच्य और घ है करणवाच्य। तो यह होगा कर्मवाच्य, यह है कर्मवाच्य, क्योंकि द्वारा दिया हुआ है, पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, तो यहाँ पर्यटकों द्वारा है, तो यह कर्मवाच्य है। दूसरा है, हालदार साहब ने पान खाया, उपर्युक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। हालदार साहब ने पान खाया, इसे कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में होगा क हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है, ख हालदार साहब से पान नहीं खाया जाता, ग हालदार साहब पान खा रहे हैं और घ है हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। तो सही उत्तर है हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, क्योंकि प्रश्न है हालदार साहब ने पान खाया, तो जिस काल में यह प्रश्न है उसी काल के हिसाब से ही उत्तर भी होगा। तो घ है हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, काल के हिसाब से यह सही उत्तर है। तो हालदार साहब ने पान खाया, कर्मवाच्य में बदलेंगे तो होगा हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। तीसरा प्रश्न, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, उपर्युक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो क है पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके, ख पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, ग पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते और घ है पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। तो उत्तर होगा ख पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, काल के हिसाब से ही ख बना हुआ है, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, तो यह सही उत्तर है। चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए, यानी इसमें जो कर्तृवाच्य है ना उसे आपको छांटना है, उसे बताना है। क छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, ख छात्रों से सभी का स्वागत करवाया गया, ग छात्रों ने सभी का स्वागत किया और घ है छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया जाएगा। तो यहाँ ग है छात्रों ने सभी का स्वागत किया, यह सही उत्तर है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है,
यानी इसमें जो दिया गया है उसमें सही विकल्प कौन सा है, कौन सा भाववाच्य है। आओ वहाँ बैठे, ख आओ वहाँ बैठा जाए, ग अब वहाँ बैठते हैं, घ चलो अब वहाँ बैठें। तो ख सही उत्तर है, आओ वहाँ बैठा जाए। तो इस तरह से वाच्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 5वां प्रश्न है व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित। यह प्रश्न पद परिचय से संबंधित है, यानी आपको जो पद दिया जाएगा उसका आपको परिचय देना है, और ये परिचय व्याकरणिक परिचय होना चाहिए। तो पद परिचय से संबंधित भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, रेखांकित पद का परिचय है। यहाँ दिल्ली रेखांकित है, यानी दिल्ली का ही परिचय देना है। तो क है जातिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। ख है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग अधिकरण कारक। ग है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। घ है जातिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग अपादान कारक। तो इसमें दिल्ली जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सभी को पता है, क्योंकि दिल्ली शहर का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक वचन है क्योंकि दिल्ली एक ही है, और यह पुल्लिंग है ना, क्योंकि मेरा दिल्ली, दिल्ली पुल्लिंग के रूप में है। भले ही हम मेरी दिल्ली कह लें, लेकिन शहर के रूप में दिल्ली को पुल्लिंग ही माना जाता है। इसके बाद यह है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में जा रहे हैं, हम कल दिल्ली में जा रहे हैं, में और पर अधिकरण कारक है, आपको पता है। तो यहाँ दिल्ली में, कई दिल्ली को जा रहे हैं भी बोल सकते हैं। तो दिल्ली को जा रहे हैं ऐसा अगर कहा जाएगा तो यह हो जाएगा कर्म कारक, लेकिन मूल रूप से हम दिल्ली में जा रहे हैं ऐसा हम कहते हैं, तो यह ख अधिकरण कारक है। और कुछ लोग दिल्ली को स्त्रीलिंग के रूप में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए पुल्लिंग के कारण हम ख को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर स्त्रीलिंग के रूप में देखा जाए तो जो चारों विकल्प हैं वो चारों विकल्प ही गलत मान लिए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली को यदि हम स्त्रीलिंग मान लें, मेरी दिल्ली या दिल्ली बदल रही है, अगर इस तरह दिल्ली को अगर स्त्रीलिंग के रूप में अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे स्त्रीलिंग तो है ही नहीं कहीं, तो इसलिए यह चारों जो विकल्प हैं वही गलत मान लिए जाएंगे। यानी सीबीएसई के द्वारा जो ये विकल्प दिया गया है हम इसे गलत मान सकते हैं यदि हमने दिल्ली को स्त्रीलिंग मान लिया तो। लेकिन यदि पुल्लिंग के रूप में अगर यदि हम देखते हैं तो यहाँ जो ख है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग और अधिकरण कारक को हम सही मान सकते हैं। इसके बाद दूसरा है, यह बालक बहुत मेधावी है। यहाँ है यह बालक, तो यह के नीचे अंडरलाइन है, यह रेखांकित है, यानी यह का ही परिचय हमें देना है। तो क है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। ख है जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। ग है सार्वनामिक विशेषण, एक वचन पुल्लिंग विशेष्य बालक। और घ है गुणवाचक विशेषण, एक वचन पुल्लिंग विशेष्य बालक। तो इसका सही उत्तर होगा ग, क्योंकि यह सार्वनामिक विशेषण है ना, सार्वनामिक विशेषण, यानी जो विशेषण जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करे, जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो यहाँ जो यह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यह विशेषण का काम कर रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, तो बालक की विशेषता बता रहा है। तो जो बालक है वह विशेष्य है, उसकी विशेषता क्या है, यह। तो यह बालक की विशेषता है, यह सर्वनाम है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। और बालक एक वचन है क्योंकि एक ही बालक है, और बालक पुल्लिंग है। तो इस तरह से जो ग है वह सही उत्तर होगा। इसके बाद है तीसरा, अचानक वर्षा होने लगी। क कालवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी क्रिया की विशेषता। ख रीतिवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी क्रिया की विशेषता। ग है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी क्रिया की विशेषता। और घ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी क्रिया की विशेषता। तो उत्तर होगा ख, क्योंकि जो अचानक है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जो क्रिया के होने के ढंग को बतलाता है।
तो इस तरह आपको पता ही है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया के होने के ढंग वाले क्रिया विशेषण को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ अचानक वर्षा होने लगी, यानी वर्षा होने लगी की विशेषता है, होने लगी जो है ना उसकी विशेषता है अचानक। किस तरह से वर्षा होने लगी, तो अचानक होने लगी। तो यहाँ पे उस ढंग को बता रहे, वर्षा होने के ढंग को यहाँ बतलाया जा रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी इसका उत्तर ख सही है। विकल्प जो ख है वो सही है। इसके बाद चौथा है वाह भारत मैच जीत गया। तो यहाँ क समुच्चय बोधक अव्यय, ख विस्मयादि सूचक अव्यय, शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति, और ग है संबंध बोधक अव्यय, और घ है विस्मयादि सूचक अव्यय प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। तो यहाँ हम किस तरह से इसे पढ़ेंगे, वाह भारत मैच जीत गया, यानी खुशी हो रही है कि भारत मैच जीत गया, प्रसन्नता हो रही है। तो इसका उत्तर होगा घ। विस्मयादि सूचक तो है ही, इसके अलावा प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति हो रही है कि यह विस्मयादि बोधक अव्यय है और साथ में प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति होने के कारण प्रसन्नता सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। तीसरा से इसका उत्तर घ सही है। पांचवा है शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। यहाँ शाबाश के नीचे अंडरलाइन है, यानी शाबाश का ही पद परिचय देना है। तो क है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक, ख निजवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक, ग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन कर्ता कारक, और घ है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्म कारक। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा क मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक, क्योंकि आपको पता है पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके तीन भेद होते हैं। उत्तम पुरुष यानी वक्ता जो बोल रहा होता है, जैसे हम मैं। इसके बाद मध्यम पुरुष जो सुन रहा होता है, जैसे तुम तुमने। इसके बाद अन्य पुरुष जो वहाँ उपस्थित नहीं होता, जिसके विषय में कहा जाए, जैसे वह वे इत्यादि। तो यहाँ पे तुमने आया है, यानी यह मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है और यह एक वचन है क्योंकि एक ही व्यक्ति है। इसके बाद ये कर्ता कारक है, कार्य यही कर रहा है। तो इस तरह से पांचवें प्रश्न का उत्तर क होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न आ गया जो रस से संबंधित है, रस परिचय से संबंधित है। इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो छठवां प्रश्न, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक है एक ओर अजगरही लखी एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है क वीर रस, ख करुण रस, ग भयानक रस और घ है रौद्र रस। तो इसका उत्तर होगा भयानक रस। इसका उत्तर है भयानक रस, क्योंकि यहाँ पे डर को दिखलाया गया है, भय को दिखलाया गया है कि जो बटोही है, जो मुसाफिर है, वह डर जा रहा है और डर कर वो मूर्छित हो रहा है, इसलिए यहाँ भय है। तो भय के कारण भयानक रस है। भय स्थायी भाव है, इसलिए यह भयानक रस है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो क शांत रस, ख वीर रस, ग हास्य रस और घ है रौद्र रस। तो इसका उत्तर होगा ख वीर रस, यानी उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। जो उत्साह है वह वीर रस का स्थायी भाव है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यह पंक्तियां हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस बताइए। तो क है रौद्र रस, ख विभत्स रस, ग भयानक रस और घ है वीर रस। तो यहाँ होगा क रौद्र रस, यानी अर्जुन रौद्र रस से भर गए। उन्होंने अपनी रौद्रता दिखलाई कि अब शत्रुओं को मरना होगा, मैं सभी शत्रुओं का मरण सुनिश्चित करूंगा, सभी की मृत्यु का कारण बनूंगा। तो इस तरह से वे जो
उठ खड़े हुए तो वहाँ इनकी रौद्रता दिखलाई दे रही है, तो इसलिए यहाँ रौद्र रस है। इसके बाद देखिए चौथा, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं? क है आलंबन विभाव, ख व्यभिचारी भाव, ग उद्दीपन विभाव और घ है स्थायी भाव। तो यहाँ जो घ है स्थायी भाव, यही रस रूप में परिणत हो जाते हैं, क्योंकि सहृदय के हृदय में स्थायी भाव सदैव ही विद्यमान रहते हैं, और जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता मिलती है तब यही स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाते हैं, और सहृदय को आनंद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उसके हृदय में रस उत्पन्न हो जाता है या रस की निष्पत्ति हो जाती है। पांचवा है अद्भुत रस का स्थायी भाव है, क भय, ख विस्मय, ग जुगुप्सा, घ है क्रोध। तो इसका सही उत्तर है ख विस्मय, ख है विस्मय। तो इस तरह से बच्चों आपने व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्नों को देखा। उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में विकल्प को भी आपने देख लिया। आपको इनमें से कोई 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी जब आपकी परीक्षा हो, टर्म 1 की परीक्षा जब भी आपकी होगी, ऐसे ही प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे, इसी तरह के प्रश्न होंगे। तो आपको उन प्रश्नों में से जो 20 प्रश्न दिए गए होंगे, उन 20 प्रश्नों में से आपको केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 16 अंक के उत्तर देने हैं। अब ये खंड ग आ गया। खंड ग पाठ्य पुस्तक से आधारित है, यानी आप जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पढ़ रहे हैं, उसे क्षितिज भाग 2 से यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्षितिज भाग 2 में आपने गद्य और पद्य 2 विधाओं को पढ़ा है। गद्य को आपने पढ़ा, पद्य को आपने पढ़ा। तो यहाँ प्रश्न 7वां गद्य से लिया गया है, यानी गद्य के अंतर्गत आपने जो 2 पाठ पढ़ा है, नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत। तो यहाँ नेताजी का चश्मा से यह गद्यांश आ गया है, यानी पाठ्य पुस्तक का यह गद्यांश है। तो जो आप परीक्षा देंगे उसमें भी इसी तरह से गद्यांश आएंगे। यहाँ नेताजी का चश्मा पाठ से गद्यांश आ गया है, हो सकता है जब आप परीक्षा दें तो बाल गोविंद भगत से वह गद्यांश आ जाए। तो ये जो 2 पाठ हैं, नेताजी का चश्मा या बाल गोविंद भगत, उसी से ही गद्यांश आएगा। यहाँ यह गद्यांश आ गया है नेताजी का चश्मा से। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़ कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साहब बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। इस तरह से यह गद्यांश है। 5 प्रश्न इस पूछे गए हैं इस गद्यांश से। अब प्रत्येक प्रश्न के अंक 1 हैं, यानी 5 प्रश्न हैं और 5 अंक हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? क हवलदार साहब को, ख कैप्टन चश्मे वाले को, और ग सामान्य आदमी को, और घ लेखक को। तो यहाँ उत्तर है ख कैप्टन चश्मे वाले को, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला ही देशभक्त है, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा लगाते रहता है। दूसरा है, पान वाले की कौन सी बात हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी? क मूर्ति बनाने वाले का अपमान, ख हवलदार साहब पर हंसना,
ग मूर्तिकार के कार्य पर टीका टिप्पणी, और घ एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो उत्तर होगा घ, एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, क्योंकि जो पान वाला है वह मजाक उड़ा रहा है किसका, तो कैप्टन चश्मे वाले का। कह रहा है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, तो वह चूंकि देशभक्त है तो उसका इस तरह से मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। तो इसका उत्तर होगा घ। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था। क, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। ख, उसे किसी से बात करनी थी। ग, वह दुकान बाजार के बीचों बीच खड़ी थी। यह दुकान बाजार के बीचों बीच थी। घ है, वह उसके जानकार की दुकान थी। तो इसका सही उत्तर होगा क, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, तभी तो वह बांस के तख्ते पर कुछ चश्मों को टांग कर फेरी लगाकर चश्मे बेच रहा था। तो इस तरह से उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, यह इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, हालदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे। क, चश्मे वाला फेरी क्यों लगाता है। ख, वह चश्मे कब से बेच रहा है। ग, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। घ, वह कहाँ रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा ग, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, यानी वो जानना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहा जाता है। इसके बाद पांचवा है, हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। क, पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। ख, पान वाला कैप्टन के बारे में अधिक नहीं जानता था। ग, हालदार साहब के पास समय की कमी थी। घ, कैप्टन ने जानकारी देने से मना कर दिया। तो इसका उत्तर होगा क, पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। अब जब पान वाला ही नहीं बता रहा है तो कैप्टन के बारे में जानकारी हालदार साहब को कैसे मिलेगी। तो इसका सही उत्तर होगा क। ठीक है, इसके बाद बच्चों 2 प्रश्न पठित पाठ से ही, यानी गद्य पाठ से ही आएंगे। तो यहाँ ये दो प्रश्न है, वे बाल गोविंद भगत से यहाँ पूछे गए हैं। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था। क, पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। ख, पतोहू को शिक्षा दिलवाना। ग, पतोहू को घर से निकालना। और घ है पतोहू से घृणा करना। तो यहाँ क उत्तर होगा पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। आपने पाठ को पढ़ा होगा, बाल गोविंद भगत पतोहू के भाई को बुलवाते हैं और कहते हैं कि इसका पुनर्विवाह करवा देना। तो वे चाहते हैं कि पतोहू का पुनर्विवाह हो जाए। तो यह क सही उत्तर है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे। क, पहनावे पर। ख, व्यवहार पर। ग, मधुर गान पर। और घ है कार्य कुशलता पर। तो इसका सही उत्तर होगा मधुर गान पर, क्योंकि उनके उस गान को सुनकर वे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते थे। उनका गान स्वर्गीय गान था। ऐसा लगता था कि जो मधुर तान है वो स्वर्ग की ओर उठ रहा है, और सभी गांव के लोग भी अत्यधिक मुग्ध हो जाते थे। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ग, मधुर गान। जैसा मैंने आपको बतलाया कि पठित पाठ से, चाहे वह गद्य हो चाहे पद्य हो, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्य से गद्यांश आ गया, इसी तरह जो पद्य है, कविताएं हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पाठ्य जो क्रम है उसमें है सूर के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से पद्यांश आया हुआ है। इस पद्यांश को भली भांति पढ़ना है, समझना है, और इस पद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर देना है। तो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हैं केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा।
सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहु धनुहि तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस किन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो इस प्रकार से यह काव्यांश हुआ। इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? क, धनुष तोड़ने वाला कोई राजकुमार है। ख, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक है। ग, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा। घ, यह धनुष अपने आप टूट गया। तो इसका सही उत्तर है ख, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। दूसरा प्रश्न, स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह किसका धनुष था? क, राजा जनक का। ख, राम का। ग, विष्णु जी का। घ, परशुराम जी के आराध्य शिव जी का। तो सही उत्तर होगा घ, परशुराम जी के आराध्य शिव जी का यह धनुष था। तीसरा प्रश्न, शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? क, परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। ख, उन्हें सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था। ग, वे क्षत्रिय कुल के विद्रोही थे। घ, परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। तो इसका सही उत्तर होगा क, परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। तो अपने आराध्य के धनुष को टूटते जान वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। तो शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? सही उत्तर है क। चौथा प्रश्न, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? क, लक्ष्मण को। ख, राजा जनक को। ग, परशुराम को। घ, विश्वामित्र को। तो यहाँ परशुराम जी को भृगुकुल केतु कहा गया है। पांचवा, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? क, कर्ण से। ख, सहस्रबाहु से। ग, घटोत्कच और घ, दुर्योधन। तो यहाँ उन्होंने ख, सहस्रबाहु से की है। प्यारे विद्यार्थियों, 10वां प्रश्न पठित पद्य खंड से है, पद्य भाग से है। आपको पद्य के अंतर्गत सूरदास के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ना था। तो पद्यांश के रूप में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आ गया है और यहाँ प्रश्न आ गया है सूरदास के पद से। तो 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2 प्रश्न दिए गए हैं 1-1 अंक वाले। पहला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? क, कंस ने। ख, नंद ने। ग, श्री कृष्ण ने। और घ, उद्धव ने। तो इसका सही उत्तर होगा ग, श्री कृष्ण ने, क्योंकि श्री कृष्ण ही राजनीति पढ़ लिए हैं। इसके बाद दूसरा है, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? क, श्री कृष्ण को। ख, उद्धव को। ग, सूरदास को। और घ, स्वयं को। तो यहाँ ख है उद्धव को। उद्धव का उन्होंने मजाक उड़ाया, उद्धव को भाग्यशाली कहकर उन पर व्यंग किया। तो इस तरह से बच्चों आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखा, नमूने के इस प्रश्न पत्र को देखा। ऐसा ही प्रश्न पत्र आएगा। उस प्रश्न पत्र में इसी तरह के प्रश्न होंगे, 40 अंकों के प्रश्न होंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रश्न पत्र को समझ गए होंगे कि प्रश्न पत्र का किस तरह का प्रारूप होगा, कितने प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, उनके क्या अंक होंगे, आपने भली भांति समझ लिया होगा। यदि आपको इन प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाले पाठों के विषय में समझना है तो मैंने कुछ पाठ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाकर उस पाठ विशेष को भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे अपने मित्रों, अपने सहपाठियों के पास भी पहुंचाएं, उनके पास शेयर करें जिससे वे भी लाभान्वित हों। धन्यवाद।